हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा मेक मनी ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट्स के बारे में। और मेक मनी ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट किस तरीके के रहे, ये चर्चा जो है मैं इस वीडियो में करूंगा। इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बातें मैं जो है दूसरी वीडियो में आपके साथ करूंगा। सबसे पहली बात कि रिजल्ट कैसे रहे, एक लाइन के अंदर ही मैं बात बोलूँगा, रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। अब बात यह कि रिजल्ट अच्छे रहे, उसका पीछे के कारण क्या थे। पहली बात, रिजल्ट अच्छे क्यों रहे, इसके दो रीज़न हमारे सामने हैं जो मुझे अपने एनालिसिस से आपके साथ जो है शेयर करने हैं, और वो दोनों रीज़न मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब वो रीज़न क्या फ्यूचर में भी सस्टेनेबल है, उसमें से एक रीज़न सस्टेनेबल है, एक के बारे में मुझे डाउट है होगा या नहीं होगा। तो एक चीज़ तो सस्टेनेबल लगती है हमें, तो दो रीज़न्स जो प्रॉफिट्स के अच्छे आने के हैं उनमें से एक रीज़न सस्टेनेबल है, यानी कि आगे भी वो रहेगा कारगर, और दूसरे के बारे में मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, या वैसे तो मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी आप अपना निष्कर्ष निकालिएगा। कंपनी एग्रोकेमिकल्स और पिगमेंट स्पेस में अब, और फाइन केमिकल्स आपको पता है कि मेक मनी फाइन केम के अंदर डीमर्ज हो गई है, तो वहाँ पे जो स्पिन ऑफ में दूसरी कंपनी में वो सारी होल्डिंग जो है ट्रांसफ़र कर दी है। अब इस कंपनी के जो पिछले साल सेम क्वार्टर के साथ आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये सीजनल बिजनेस है, तो पिछले साल के सेम क्वार्टर के साथ तो आप पाएंगे कि वहाँ पर इन्होंने केवल 463 करोड़ की सेल की थी। हालांकि पिछला साल कोविड की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहा था सप्लाई चेन की वजह से, और इस बार इनके एक एक्सपेंशन भी था, वो एक्सपेंशन का भी असर था, और 811 करोड़ की सेल की इन्होंने, तकरीबन 70% अबव लास्ट ईयर्स बेस प्राइस। तो आप ये देखिएगा कि जो सेल है ये डबल अगर होगी या 70% से ज़्यादा अगर बढ़ेगी, तो आप समझ सकते हैं कि जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव होने के चांसेस रहते हैं। अब इसी के ऊपर जो है मैं अपनी चर्चा करूंगा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वाले की बात थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर होगी। इस बात को बताने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ बताऊंगा कि देखिएगा, एक वर्ड होता है मटेरियल कंज्यूम्ड, और दूसरा जो टर्म्स है वो है हमारा कि जो हमारी इन्वेंट्री है, यानी कि जो हमारे पास पुराना माल पड़ा हुआ था, वो अगर बढ़ता है, वो अगर हम बढ़ा देते हैं, अगर वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, तो हम उसको माइनस में शो करते हैं जब हम एक्सपेंसिव शो करें। मान लीजिए कि हमारे पास पहले इन्वेंट्री थी 2000 करोड़ की, और अभी इन्वेंट्री है 5000 करोड़ की, तो हम 3000 करोड़ रुपए माइनस करके दिखाते हैं। तो इस बार ऐसा क्या था जो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो देखिएगा, जब भी वो माइनस की फिगर होती है तो इसका मतलब है कितनी इन्वेंट्री आपकी बढ़ी है, या तो फिनिश्ड गुड्स की जो आपने तैयार की है वो बढ़ी है, या जो आपका अभी सेमी फिनिश्ड गुड्स है वो बढ़ा है, या जो आपने माल खरीदा था वो बढ़ा है। तो यहाँ पर जो बात हमारे को समझ में आती है वो ये आती है कि देखिएगा, पिछले साल ही 305 करोड़ रुपए का माल कंज्यूम कर रहे थे रॉ मटेरियल, जो इस बार हुआ 477, तो तकरीबन 60% राइज हो गया। देखिएगा, सेल राइज हुई जिस परसेंटेज में, उसी परसेंटेज में मटेरियल कंज्यूम भी राइज हुआ। वेरिएबल एक्सपेंसेस थे। वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जितनी सेल्स वेरी करेगी, मान लीजिएगा अगर 100 रुपये का माल बेचते हैं और 40 रुपये का मटेरियल लगता है, और सेल अगर 200 रुपये हो जाती है, तो मटेरियल 40 से बढ़कर 80 हो जाएगा। तो ऐसी कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो ये वेरी करता है, और उसने वेरी किया भी, और सेम प्रपोर्शन के अंदर ही वेरी किया है, सेम से थोड़ा सा कम, हम ये मान सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज इनको आया है। अब ये जो क्वार्टर्स है, ये मार्च क्वार्टर है, जिसके रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मार्च क्वार्टर में आप लोग जानते हैं, मिड ऑफ मार्च के अंदर आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध के बारे में गहमा गहमी थी, और अंत तक आपने देखा कि मार्च एक्सपायरी में उसका पूरा असर जो है आपने देखा भी था कि जब मार्च का अंत तक आया तो वो युद्ध छिड़ चुका था। और उसके बाद जो क्रूड ऑयल के प्राइस में आग लगी, वो आप लोग सब जानते हैं कि किस तरीके से वो प्राइस इम्पैक्ट करते हुए नजर आए। तो उसकी वजह से रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने वाली थी, लेकिन मार्च का महीना लगभग ख़त्म होने की तरफ था जब वो प्राइसेस बढ़े, और उसके बाद बेइंतहा महंगाई बढ़ी भी, और रॉ मटेरियल की कीमत भी बढ़ी हुई, लेकिन उसका इम्पैक्ट
तब तक नहीं आया था, आया होगा तो 8 या 10 दिन आया था, जिसकी वजह से आपने मटेरियल की कीमत में एक सस्टेनेबिलिटी देखी। अब दूसरी बात ये आती है कि जब मटेरियल बढ़ रहा होता है, जनरली इन्वेंट्री बढ़ रही होती है, तो साल भर के दौरान इन्होंने बहुत माल जो है खरीदा और इन्वेंट्री बढ़ी भी। आप देखेंगे कि पिछले साल मार्च के क्वार्टर में भी इन्वेंट्री बढ़ी तो माइनस का फिगर है। उसके बाद अगर दिसंबर के फिगर में देखेंगे तो 4800 करोड़ के आसपास की वैल्यू है जो इन्वेंट्री बढ़ी। लेकिन इस क्वार्टर में इन्होंने कोई इन्वेंट्री नहीं बढ़ाई, मात्र 1.6 करोड़ की इन्वेंट्री बढ़ी। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने वो माल बेचा जो इन्होंने पहले खरीदा था, यानी कि दिसंबर क्वार्टर तक का जो माल था, देखिएगा ये 4794 जो माल था ये बढ़ा हुआ माल था, ये ध्यान रखिएगा 4794, ये जो इन्वेंट्री थी ये इन्होंने लगभग ये बेच दी इन्होंने, जो 4794 थी। हम इसी से अंदाज़ा लगाते हैं क्योंकि आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे इस बात को कि 4794 करोड़ की इन्वेंट्री थी, उसमें से केवल आपकी जो इन्वेंट्री बढ़ी है वो 160। इसका मतलब है कि ये इन्वेंट्री लगभग बेची गई और कंपनी जनरली फीफो मेथड यूज़ करती है। और इस बार जो इन्वेंट्री खरीदी गई थी वो भी हालांकि अभी रीजनेबल प्राइस पे थी क्योंकि महंगाई बढ़ने का दौर था। तो अल्टीमेटली इन्होंने पुरानी जो इन्वेंट्री है उसको निपटारा किया है, क्योंकि जो कंपनी है नॉर्मली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को फॉलो करती है और उसी वजह से ये जो इन्वेंट्री है ये सेल कर दी गई। तो इसका मतलब है कि जो माल पहले के क्वार्टर्स में खरीदा गया था वो इस क्वार्टर में बेचा गया। ये एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रहा इस कंपनी के लिए। पहला जो रीज़न है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही बम्पर जो है हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, उसमें से पहला रीज़न मैंने आपको बताया कि जो पुरानी इन्वेंट्री थी उसको सोल्ड आउट किया गया है यहाँ पे। और ये इंडिकेशंस आते हैं जब आपको इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करते हैं, तो जब हम अकाउंट्स के अंदर इन्वेंट्री की फिगर्स को एडजस्ट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जितना ज़्यादा है तो क्लोजिंग स्टॉक मामूली सा बढ़ा है इस बार, जो नॉर्मली हर बार बढ़ता था वो इस बार कम बढ़ा है। दूसरा जो एडवांटेज आया वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। जब बिजनेस का साइज आपका डबल हो गया, आप जहाँ 25 करोड़ की सैलरी देते थे वहाँ पर 32 करोड़ की सैलरी आपने एम्प्लॉय को दी। 7 करोड़ बढ़ी लेकिन उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ी, क्योंकि मोस्टली इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के खर्चे फिक्स नेचर के। इसी तरीके से आपको जो दूसरा एडवांटेज मिला कि जो पहले फाइनेंस कॉस्ट, हालांकि वो नेगेटिव थी उस टाइम पर, तो फाइनेंस कॉस्ट 6.8 करोड़ से, तो वो भी हालांकि पहले के मुकाबले में बढ़ी है, तो ये थोड़ा सा एक बर्डन ही आया है। लेकिन अगर दूसरे खर्चे की बात करेंगे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन केवल 17 करोड़ हुआ, जो पिछले साल 13 करोड़ था, तो केवल 4 करोड़। जो सेल की फिगर है वो काफ़ी बड़ी हुई है। तो ये जो आपको बड़े पैमाने पर काम करने के फायदे होते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो यहाँ पर देखने के लिए मिले। महंगाई बढ़ी है, अदर एक्सपेंसेस 122 से 167 है, तो इसमें जो दूसरा रीजन है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का है, यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज का है। यानी कि जो पहले के खर्चे हो रखे हैं, जो फिक्स नेचर के खर्चे, वो आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ने की वजह से बड़े हैं, और लेकिन उतने नहीं बढ़े जितना कि सेल्स बढ़ी है। तो जो दूसरा इम्पैक्ट आया है वो ऑपरेटिंग लीवरेज से आया है। ऑपरेटिंग लीवरेज ये कहता है कि अगर आपके पास फिक्स नेचर के खर्चे हैं और अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, आपकी सेल्स बढ़ती है, तो आपके प्रॉफिट्स उस ऑपरेटिंग लीवरेज की वजह से मल्टीपल टाइम्स बढ़ेंगे। तो अगर आपका मान लीजिएगा ऑपरेटिंग लीवरेज 2 टाइम्स है तो आपके प्रॉफिट डबल बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से आपने देखा कि यहाँ प्रॉफिट जो है 48 जो थे उससे बढ़कर 136 हो गए। तो ये जो प्रॉफिट में जंप है, इसका दूसरा रीज़न मैंने आपके साथ बात किया कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स है, तो ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स है ये सस्टेनेबल है। जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स के बेनिफिट है वो हम मिलते रहेंगे, लेकिन मटेरियल वाली जो बर्डन है वो रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो बेहतर रिजल्ट्स आएंगे वो इस क्वार्टर में ये आगे भी बरकरार रहेंगे, लेकिन इतनी तेज़ी से शायद ना बढ़े। तो आप 102 करोड़ के आसपास के जो प्रॉफिट देख रहे हैं, ये शायद अभी तक के हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स है इन दोनों सेगमेंट के। तो कंपनी के रिजल्ट बखूबी मैंने आपके साथ चर्चा की कि किस वजह से बढ़े। तो कंपनी के रिजल्ट आप नो डाउट बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, उनके रीजंस भी मैंने आपके साथ शेयर किए। और 4 रुपये 2 पैसे जो है इसकी EPS आई, जो पिछले बार 1.42 थी, और पूरे साल भर की EPS 12 रुपये। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल ये 14 से 16 रुपये की EPS देंगे, और उसी के आसपास जो है प्राइस अब डिस्काउंट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो जो प्राइस है वो फॉरवर्ड अर्निंग्स की तरफ चले गए हैं। तो अभी जो प्राइस है वो फेयर वैल्यूशंस की तरफ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मटेरियल की कॉस्ट, क्रूड ऑयल के प्राइस पर नज़र रखिएगा, अगर ये लगातार जो है बढ़ते रहते हैं या नीचे की तरफ नहीं आते, तो थोड़ा सा बर्डन जो है इनके ऊपर आ सकता है।
लेकिन अभी इनके एक्सपेंशंस भी हैं, उन सबको अगर मद्देनज़र रखें तो अभी जो है हालात जो है हमें लगता है कि शेयर अब फेयर वैल्यूड है। और जैसे जैसे परफॉर्मेंस आएगी, जैसे जैसे समय बीतेगा, कंपनी अच्छा करेगी तो शेयर अच्छा करता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि अभी शेयर 140 है, 155 रुपये जो पहले भी जो है प्री डीमर्जर्स के पहले जहाँ पर शेयर्स गया था, तो हो सकता है कि उन प्राइस के आसपास जाए। और 149 रुपीज़ के आसपास का 52 वीक हाई है, वहाँ पर शायद एक सप्लाई आए अगर, और उसके बाद हमें लगता है कि बाज़ार में फिर 120 रुपये तक के भी भाव आगे चल के देखे जा सकते हैं। लेकिन 155 रुपये के ऊपर अगर ये शेयर 2 या 3 दिन टिकता है तो फिर आप एक टेक्निकल ब्रेकआउट का जो है मान सकते हैं कि उन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट की दशाएं होती है तो फिर शायद एक री रेटिंग जो है शेयर्स की हो सकती है। तो अभी इस परिस्थिति में हूँ मैं कि मेरे पास जो शेयर्स हैं वो मोस्टली तो क्या सारी शेयर्स फ्री वैल्यूज़ वाले हैं। तो मैं शायद अब इतनी बड़ी होल्डिंग्स नहीं रखता हूँ जितना मैं पहले रखता हूँ। तो मैं अभी देखिएगा इसके साथ समय बिताना चाहूँगा। अगर मेरी बड़ी होल्डिंग होती जैसे कि मेरे पास पहले शेयर्स थे तो हो सकता है कि मैं थोड़े बहुत शेयर्स ऑफलोड करता, लेकिन अब मेरे पास जो एक साइजेबल अमाउंट जैसे नॉर्मल पोर्टफोलियो के शेयर्स होते हैं उसी तरीके से शेयर्स है। तो मैं अभी इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हुए हूँ। तो मैं अभी, क्योंकि मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं आपको एज ए शेयर होल्डर मैं डिस्क्लोज कर दूँ, तो मैं शायद अभी अपने शेयर्स जो है इन प्राइस पे भी सेल ऑफ नहीं करूँगा। और मेरा अब जो इरादा है इस शेयर्स के अंदर जनरली बने रहने का है। और मैं इस शेयर्स के अंदर अभी अक्सर ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ, जो कि मैं पिछले 2-3 साल में जो है काफ़ी मैंने इस शेयर्स में ट्रेड भी किए हैं और इन्वेस्टमेंट भी लंबे समय तक की है। और हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि जिस तरीके से कंपनी चल रही है आगे भी अच्छे रिजल्ट देती रहेगी, लेकिन मेरी कन्विक्शंस जो है हैवीली जो है अभी इसके मुकाबले में और कुछ ऐसे अंडर वैल्यूड शेयर्स ढूंढने की है, या मुझे जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा लगता है मैं वहाँ शायद अपना पैसा एक्सटेंसिवली जो है पार्क करने का प्लान कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरी अभी भी होल्ड की राय है। मुझे लगता है कि बेसिक से शेयर 10-12% चला है, तो ऐसा अभी कुछ भी इस कंपनी में ख़राब नहीं दिख रहा है हमें कि जिसकी वजह से एग्जिट करना चाहिए। हालांकि क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो आगे चल के शेयर्स प्राइस के ऊपर डेंट डाल सकते हैं, इस बात की जो है मैं मनाही नहीं करूँगा। फिर भी आगे इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं आपके साथ ये रिजल्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर किए। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में चर्चा करूँगा और जो बाकी मार्जिन्स हैं उनके बारे में भी मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।